हेलो फ्रेंड्स, लुसेंट ऑब्जेक्टिव में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम टॉपिक नंबर 4 पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 4 पर चर्चा करेंगे, देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल टॉपिक नंबर 4 जो कि संविधान की विशेषताएं हैं इससे बनती है, और एग्ज़ाम में कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं, कैसे इसको याद कर सकते हैं और कैसे ये हमारे एग्ज़ाम में मील का पत्थर साबित हो सकती है। तो आइए बिना वक्त गवाए आज लुसेंट ऑब्जेक्टिव के सीरीज में क्लास नंबर 4 की शुरुआत करते हैं। इसका पहला सवाल दिया हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। पहला सवाल है दोस्त, पहला सवाल है विश्व का सबसे बड़ा लिखित रूप से और सबसे व्यापक जो है संविधान किस देश का है। तो ऑब्वियसली मेरे भारत का है। मेरे भारत का संविधान सबसे बड़ा भी है, लिखित भी है और सर्वाधिक व्यापक भी है। तो सिंपल सी बात है, सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है, तो भारत देश का है। दूसरा है, भारतीय संविधान कैसा है। भारत का जो संविधान है वो कैसा है, तो अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है, यानी थोड़ा कठोर भी है कुछ मामलों में और कुछ मामलों में लचीला भी है। तो भारत का संविधान कैसा है, अंशतः कठोर है और अंशतः क्या है, लचीला है। अगला देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कहता है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, भारत का संविधान किस प्रकार का है। तो इसका देखिए सही आंसर क्या होगा। तो भारत का संविधान जो है क्या है, थोड़ा नम्र भी है और अनम्र भी है। वही अंशतः कठोर और अंशतः लचीला को दूसरे शब्दों में कहा गया है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है, तो नम्र भी है और क्या है, अनम्र भी है, यानी कि थोड़ा सा नम्र थोड़ा सा अनम्र। चौथा नंबर सवाल कहता है कि भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है। भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राज्यों का एक यूनियन। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का यूनियन माना गया है, राज्यों का एक संघ है। सवाल नंबर 5 कहता है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या मतलब है। धर्मनिरपेक्ष के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा किया गया था, बहुत सारे सवाल थे प्रस्तावना में। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर देश है, इसका मतलब है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका सीधा सा मतलब है कि भारत का अपने राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता दी गई है। सवाल नंबर 6 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए दोस्त, सही वाले सवाल को ध्यान से पढ़ना पड़ता है। सवाल नंबर 6 में कहता है कौन सा कथन सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या कह रहा है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत जो है, भारत में संसदीय प्रणाली है और प्रजातंत्र तो है ही, तभी तो मेरा देश का संविधान की जो प्रस्तावना है वो शुरू होती है हम भारत के लोगों से। तो इसमें कौन सा, देखिए अब इसको हम समझते हैं क्या है। पहला कहता है संघीय, मतलब भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, नहीं। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, नहीं। भारत एक कुलीन तंत्र है, बिल्कुल नहीं। भारत में कैसा प्रजातंत्र है, तो संसदात्मक संसदीय प्रजातंत्र है। सवाल नंबर 7 कहता है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। सवाल नंबर 7 कहता है कि भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे जो अनुच्छेद हैं, बहुत सारे जो चीज़ें हैं, बहुत सारे जो अच्छी बातें हैं, हम अलग अलग देशों के संविधान से लिए हैं। तो भारत जो है वो दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, बिल्कुल सही बात है। सवाल नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो पहला कहता है कि भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, बिल्कुल सही। भारत में संसदीय पद्धति वाली सरकार है। दूसरा है, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, बिल्कुल सही बात है। यानी दोस्त यहाँ पे क्या है, सारे ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत में जो है इन चारों प्रकार की व्यवस्थाएं अपनाई गई है। सवाल नंबर 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है।
तो नहीं वाले पे गौर करते हैं। पहला देखिए क्या लिखा हुआ है, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। बिल्कुल सही बात है, भारत का संविधान निर्मित भी है, लिखित भी है और सबसे ज़्यादा व्यापक भी है, पहले सवाल में पढ़े थे। दूसरा है, भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी संविधान है। बिल्कुल सही बात है। इसमें कुछ शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। बिल्कुल सही बात है, अमेरिका के संविधान से क्या किया गया है, लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया गया है। बिल्कुल सही बात है। अगला कहता है कि संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। बिल्कुल गलत, मूल कर्तव्य को तो बाद में जोड़ा गया था दोस्त, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। मूल कर्तव्य जो है जो यूएसएसआर यानी रसिया के संविधान से लिया गया है और इसको जो है संविधान के स्टार्टिंग में नहीं थे। ये अलग बात है कि जब संविधान जोड़ा गया तो उस समय 10 कर्तव्य थे, बाद में एक 11 भी जोड़ा गया, लेकिन मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल नहीं किया गया था, बाद में उसको जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। तो इसमें गलत पूछ रहा था तो यही एक गलत है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, बाकी सब सही है पहले से। सवाल नंबर 10 कहता है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। बिल्कुल सही बात है, हम बहुत सारे देश के संविधान से अच्छी अच्छी बातें को उधार लिया है। दूसरा कहता है भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। बिल्कुल बात है, हमारे देश में क्या है, एकल नागरिकता है। हमारे देश में राज्य का और देश का अलग अलग नहीं होता है। जम्मू कश्मीर में पहले था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को वहाँ पे दोहरी नागरिकता प्राप्त थी, लेकिन अब वो भी खत्म हो गया। तो हमारे भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। बिल्कुल सही बात है। सी कहता है कि भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। बिल्कुल सही बात है, वयस्क मताधिकार यानी 18 या उससे अधिक वर्ष के लोग ही वोट डाल पाएंगे। तो यानी 10 नंबर जो सवाल है इसमें सारी चीज़ें क्या है, सही है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी भारतीय संविधान में बहुत सारे विदेशी संविधान के तत्वों को लिया गया है, एकल नागरिकता का प्रावधान है और वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है। सवाल नंबर 11 कहता है भारत का संविधान कैसा है। तो थोड़ा सा लचीला है, थोड़ा सा कठोर है, यानी कठोर कम है, लचीला ज़्यादा है। यानी देखा जाए तो भारतीय संविधान में वही जो पढ़े थे अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, उसी में है कठोर कम लचीला ज़्यादा। सवाल नंबर 12 कहता है कि भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। सही बात है, संरचना में तो संघात्मक है, लेकिन भावना के रूप में क्या एकात्मक है। भावनात्मक रूप से देखेंगे तो पूरा चीज़ क्या है, एक है, लेकिन संरचना में देखेंगे, बनावट में तो ज़्यादा संघ को शक्ति दिया गया है, तो संघात्मक ज़्यादा है। सवाल नंबर 13 कहता है भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है, क्योंकि भावना में एकात्मक का क्या मतलब हुआ कि केवल संसद को ही संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया चालू करने का अधिकार दिया गया है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का भी अधिकार दिया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का भी अधिकार दिया गया है। तो इसीलिए कुछ ऐसे बातें हैं जिनकी वजह से हम भावना में क्या बोल सकते हैं, एकात्मक बोल सकते हैं। भारतीय संविधान को हम भावनात्मक रूप से एकात्मक बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, केवल संसद को ही संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार दिया गया है। कुछ ऐसी परिस्थिति है जिसमें संसद चाहे तो राज्य के लिए भी कानून बना सकती है। तीसरा, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का भी व्यवस्था किया गया है। 14 नंबर सवाल कहता है भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह क्या है, वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि ये क्या है, वकीलों का स्वर्ग है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसको समझने के लिए वकील की आवश्यकता पड़ेगी। सवाल नंबर 15 कहता है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है। भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा, सबसे गहरा प्रभाव जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। यानी लगभग जो है 50% चीज़ें जो है ना वो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो मतलब अंग्रेज सरकार लाई थी भारत को चलाने के लिए, उसी को हम लोग क्या किए हैं, कॉपी फुल स्टॉप कर लिए हैं 250 अनुच्छेद को। तो भारतीय संविधान पर सबसे गहरा प्रभाव की अगर बात किया जाएगा तो वो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम क्या, 1935। सवाल नंबर 16 देखते हैं दोस्त। 16 कहता है निम्नलिखित में से यह किसने निर्धारित होता है, निम्नलिखित में से यह किससे तय होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है।
16 कहता है कि निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र एवं राज्य के बीच क्या है, शक्तियों का वितरण किया गया है। भारत में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों को बांटा गया है, इसीलिए भारत के संविधान को हम लोग संघीय नहीं परिसंघीय कह सकते हैं, संघ से भी अलग बाहर थोड़ा। आगे लिखा है 17, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता द्वारा ही सरकार चुनी जाती है और जनता के द्वारा ही सरकार बदली जाती है। अगला कहता है भारतीय संविधान में 350 से अधिक आर्टिकल है। भारतीय संविधान में 350 से अधिक आर्टिकल हैं। आगे देखिए, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। तो भारत में जो है ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली वाली शासन अपनाई गई है। मैंने आपको बताया था ना कि 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है, जो अंग्रेज लाया था भारत को चलाने के लिए, उसी में से लगभग 250 अनुच्छेद ले लिया गया है, आधा भाग। यानी कि ब्रिटिश के संविधान से ज़्यादा प्रभावित है हमारा संविधान, मोटे मोटे भाषा में बोले तो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली जो है अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इसमें कौन सा सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है। 20 नंबर सवाल कहता है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है। तो सबसे ऊंचा क्या है दोस्त, संविधान सबसे ऊंचा है। 21 कहता है भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसका क्या कारण है। इसका कारण ये है कि राज्य और संघ दोनों का एक ही संविधान है, समझे। भारत का संविधान इतना बड़ा इसीलिए हो गया है क्योंकि राज्य 28 राज्य जो है और यूटी वगैरह सारे को मिला के राज्य का और देश का, संघ का और राज्य दोनों का एक ही संविधान है। 22 नंबर सवाल कहता है भारतीय संविधान का अभिभाव कौन है। तो भारतीय संविधान का जो अभिभाव है वो क्या है, सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान का जो संरक्षक किसको माना गया है, सर्वोच्च न्यायालय को। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 18 वर्ष है। बताया गया था कि भारत में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है और उसका उम्र कितना है, 18 वर्ष। 24 कहता है भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता बताइए। तो भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता ये है कि इसमें संविधान की सर्वोच्चता है, यानी संविधान को सबसे ऊपर रखा गया है। भारतीय संघीय व्यवस्था जो है उसकी एक विशेषता तो ये है कि संविधान को इसमें सबसे ऊपर रखा गया है। 25 नंबर सवाल कहता है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है। तो भारत के संविधान में जो संघीय शब्द है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राज्यों का संघ है। भारत के संविधान में संघीय शब्द के बजाय क्या है, राज्यों का संघ शब्द को घोषित किया गया है। आगे कहा है कि भारतीय संविधान में कितनी सूची हैं। तो भाई सभी को पता है कि भारतीय संविधान में 3 सूची है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो भारतीय संविधान में कितनी सूची दिया गया है, 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला कह रहा है कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है भाई। तो भारत के जनता से। भारत का संविधान अपना जो प्राधिकार है, अपना जो अधिकार है वो किससे प्राप्त करता है, तो भारत की जनता से। इसीलिए संविधान की जो प्रस्तावना है वो शुरू होती है हम भारत के लोग से। आगे 28 कहता है भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है किसमें, संविधान में। भारत में जो वैध संप्रभुसत्ता है ना, प्रभुसत्ता, भारत में वैध प्रभुसत्ता जो है वो संविधान में निहित है। आगे है भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की गई है। तो कुछ रूप में एकात्मक है, कुछ रूप में कठोर है, सिंपल सी बात है, अंशतः कठोर अंशतः लचीला। तो भारतीय संविधान की जो संरचना हुई है वो किस प्रकार की है, तो कुछ एकात्मक है, कुछ कठोर है। आगे 30 नंबर सवाल कि भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, संविधान सर्वोच्च है, इसमें तो कोई गलती वाली बात ही नहीं है, संविधान तो सर्वोच्च है ही, पहला सही है। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन तो है ही, संविधान सर्वोच्च माना ही गया है। आगे देखते हैं क्या है और आज इसका ऑप्शन और लिखा हुआ है दोस्त कि संविधान के संशोधन के लिए
विहित प्रक्रिया का अनुकरण करना होता है। बिल्कुल सही बात है, मुंह उठा के आए और संशोधन नहीं हो सकता है। तो संविधान में संशोधन के लिए जो है एक प्रक्रिया, जो नियम कानून है, उसका पालन करना पड़ेगा। तो ये भी सही है। चौथा कहता है संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु है। गलत। संघ की संसद और राज्य की विधानसभाएं प्रमुख है, संप्रभु है नहीं। मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंब नहीं किया जा सकता। गलत। इसको किया जा सकता है। तो 1, 2 और 3 ही दोस्त सही है, बाकी सारे गलत है। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? तो सबसे पहले जो लिखित संविधान की जो अवधारणा है वो फ्रांस में जन्म लिया था। यानी सबसे पहले जो लिखित संविधान का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ आया था? तो फ्रांस में आया था। अगला है अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? अध्यक्ष होगा एक मेन, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सबसे पहले अमेरिका में हुआ था। अध्यक्षात्मक जो है शासन का उदय सबसे पहले अमेरिका में हुआ था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो भारतीय संविधान की एक विशेषता कौन सी नहीं है? कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, समाजवादी राज्य होना चाहिए, राजनीतिक समानता होनी चाहिए, लेकिन साम्यवादी जो है वो नहीं है। साम्यवादी सरकार नहीं है। आगे देखते हैं दोस्त। 34 नंबर सवाल कहता है भारतीय मतलब कथन कारण है। पहला कहता है कथन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, सही बात है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक है न ही एकात्मक। अब देखिए भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, सही बात है। अर्धसंघात्मक क्यों है? क्योंकि ये न तो संघात्मक है न ही एकात्मक है। तो ए और आर दोनों सही है और आर एक का सही व्याख्या भी करता है। यानी भारत का संविधान अर्धसंघात्मक इसीलिए है क्योंकि ये संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। शक्तियों का यहाँ पे पृथक्करण किया गया है। 35 कहता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? फिर से समझिए, 35 नंबर सवाल कहता है इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो देखिए राज्यपालों की यहाँ पे नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवाएं, ये 3 चीज जो है वो एकात्मक तत्व है। कौन कौन? राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवाएं, ये तीनों चीज जो है वो क्या है दोस्त? एकात्मक तत्व है। 36 नंबर सवाल कहता है भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है? भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, सही बात है, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। दूसरा, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, सही बात है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, बिल्कुल सही बात है। आगे कहता है चौथा इसका कि यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करते नहीं भाई, यहाँ पे शक्तियों का तो विकेंद्रीकरण किया गया है भाई, शक्ति का एकीकरण थोड़ी किया गया, यहाँ पे शक्ति को बांटा गया केंद्र राज्य में। तो भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है कि यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, संसदात्मक रूप की सरकार है, सर्वसत्ता भारत की जनता में है, ये सब सही है। 37 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझेदारी की गई है? कौन सी विशेषता है जो भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में है? तो संविधान की व्याख्या के लिए उच्चतम न्यायालय की जो व्यवस्था है ना वो दोनों में है। संविधान की व्याख्या करने के लिए उच्चतम न्यायालय होगा, ये भारत के संविधान की विशेषता है और अमेरिकी संविधान की भी विशेषता है। 38 कहता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे ऊपर कौन है? तो संविधान है। भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे ऊपर कौन है? संविधान। 39 कहता है भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो भारतीय संविधान का विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधानों में से एक है। सवाल नंबर 40 कहता है भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है क्या चीज? भारत का संविधान क्या मान्यता प्रदान करता है? तो धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को जो है मान्यता प्रदान करती है।
40। तो दोस्त आज का एक छोटा सा टॉपिक था जो ख़त्म हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सुझाव ज़रूर दीजिए हमें कि क्या कमी है, क्या चीज़ सुधार करना चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। कुछ भी सुझाव हो तो इसको ज़रूर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।